चलिए, जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी। मैं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो लोग मुझे हमारे फेसबुक पेज अनिल आदित्य पे देख रहे हैं उन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए, आज का जो सबसे पहले मेरा जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए ध्यान से सुनिए कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके खोज के बारे में जानेंगे, यानी कि मौलिक बातें ये सब, ठीक है। इसके अलावा नामकरण, फिर है इसकी विशेषता, फिर है उद्भव और फिर विस्तार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम सबको जानना है कि आपने एक नंबर में खोज में जो लिखे हैं नाम देख रहे हैं वो है चार्ल्स मेसन। तो सबसे पहले हम चार्ल्स मेसन के बारे में जानेंगे। तो चार्ल्स मेसन जो थे वह एक आपको विदेशी पुरातत्वविद थे, ठीक है। तो चार्ल्स मेसन क्या हुए थे कि 1826 के आसपास क्या हुए थे कि आपको पाकिस्तान स्थित जो हड़प्पा क्षेत्र था उसका बार बार वो दौरा किए थे। क्या किए थे? दौरा किए थे। तो दौरा के दौरान ही उन्हें क्या हुआ था कि हड़प्पा के टीले जैसा कुछ मतलब कि जो अवशेष है इसके संदर्भ में उन्होंने जानकारी प्राप्त की, लेकिन वह पूर्णतः इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि यहाँ पर कोई नगर रहा होगा या यहाँ पर कोई शहर रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा के टीले का जो उल्लेख किया था वह आपको 1826 में आपको चार्ल्स मेसन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने। तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड़प्पा के टीले का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, तो वह आपको चार्ल्स मेसन ने किया था। फिर हम यहाँ से बात करते हैं दूसरा नंबर में, वह है ब्रटन बंधु। तो ब्रटन बंधु जो थे वो इंजीनियर थे। तो ब्रटन बंधु में दो भाइयों का नाम आता है, एक का नाम है आपको क्या बोलते हैं, जॉन ब्रटन, और एक का नाम है विलियम ब्रटन। तो जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन ये दोनों भाई जो थे वो इंजीनियर थे। तो इनको क्या हुआ था कि आपको कराची, क्योंकि कराची समुद्र के किनारे पाकिस्तान में स्थित एक जगह है, ठीक है, कराची से इनको क्या हुआ था कि आपको लाहौर तक, कहाँ तक, लाहौर तक रेल मार्ग बिछाने का जो कार्य था वो सौंपा गया था, ठीक है। कहाँ से? तो आपको कराची से लाहौर तक। तो इस क्रम में उन्हें क्या हुआ था कि बहुत सारे ईंट के जो टुकड़े हैं वो मिले थे, ठीक है। तो जब उनको ईंट के टुकड़े मिले तो ईंट के टुकड़े का इन्होंने जो प्रयोग किया था वो आपको रेल मार्ग की जो पटरियां होती है उसके बिछाने में इन्होंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि इन्हें भी एहसास हुआ कि यहाँ पर ईंट के जो टुकड़े मिले हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे घर रहे होंगे, नगर रहे होंगे या शहर रहे होंगे, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। फिर इसके बाद अगली कहानी आती है अलेक्जेंडर कनिंघम का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वह भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर थे। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 1861 में, ठीक है। यहाँ से इस चीज को भी याद रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जो प्रथम डायरेक्टर थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम। तो पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी हमारे भारत में 1861 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है अभी वो आपको नई दिल्ली में है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उन्होंने क्या हुआ कि 1853 से 56 के बीच में इन क्षेत्रों का खूब दौरा किए और यहाँ से बहुत सारी चीजों को प्राप्त किए, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिल सकी। तो सफलता जो सबसे ज्यादा मिली वो किन्हें मिला, तो जॉन मार्शल को। किनको मिला? जॉन मार्शल को। तो जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर बने थे 1902 में, और 1928 तक ये पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर रहे थे। तो जॉन मार्शल जो थे एक विदेशी थे। क्या थे? विदेशी थे, यानी कि उस समय ये पुरातत्व विभाग के कैप्टन थे। और इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था कि हमारे दो भारतीय पुरातत्वविद जिनका नाम था दयाराम साहनी और एक जो थे राखालदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी ने क्या किया था कि 1921 में आपको हड़प्पा नामक नगर की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हड़प्पा नामक नगर की खोज की थी, ठीक है। और इसके एक साल बाद ही क्या हुआ था कि 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की थी। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था 1921 में, और आपको राखालदास बनर्जी ने 1922 में आपको क्या किया था कि मोहनजोदड़ो का खोज किया था, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हुई कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के संदर्भ में ये बातें हुई। तब जाकर 1924 ईस्वी में आपको भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर सर जॉन मार्शल ने पूरे दुनिया के समक्ष घोषणा किया कि भारत में एक सभ्यता मिली है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी उठेगा कि सर जॉन मार्शल ने पूरे दुनिया के समक्ष कब यह घोषणा किया कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता मिली है जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, तो यह आपको 1924 में घोषणा किया था। कौन? तो सर जॉन मार्शल ने। अब आइए, अब यहाँ से बात आती है इसके नामकरण की, मतलब इसका नाम कैसे रखा गया है, ठीक है। तो देखिए हमारा टॉपिक ऊपर में ही है, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्या था कि प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी नगर थे
वो हमें कहाँ मिले थे, सिंधु या इसके सहायक नदियों के किनारे मिला था, इसलिए इसका नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि विश्व के और भी सभ्यता थी, जैसे कि आपको मिस्र की सभ्यता, जिसको क्या कहते हैं कि नील नदी के किनारे होने के कारण उसको नील की सभ्यता भी कहा गया या नील नदी की सभ्यता भी कहा गया। वहीं आपको चीन की सभ्यता जो कि आपको हांगू नदी के किनारे विकसित हुआ था, वहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि आपको दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुआ था। तो इन सभी कारणों से क्या हुआ था कि उस समय जो किसी भी सभ्यता का या कोई भी नए जगह जो मिलते थे तो उसका नामकरण जिस नदी के किनारे होते थे वैसे ही किया जाता था। तो इसीलिए क्या हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता को भी सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रारंभिक नगर थे वो सिंधु और इसके सहायक नदियों के किनारे ही मिला था। फिर बाद में आगे चलकर और भी जगहों की जब खुदाई हुई तो क्या हुआ कि आपको ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके जो कुछ नगर थे वो सरस्वती नदी के किनारे भी मिलने लगे, इसीलिए इसको नाम दिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम दिया गया। इस चीज को भी आप डाउट क्लियर रखेंगे कि इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रारंभिक नगर थे वो सिंधु और क्या थे कि सरस्वती नदी के किनारे भी मिलना शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद बात आती है दूसरा नाम जो है इसका हड़प्पा सभ्यता। तो इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला खोजा गया नगर है वह है हड़प्पा, और इस हड़प्पा नगर की खोज जो हुई थी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और यह हड़प्पा जो था वो सिंधु की सहायक नदी रावी के किनारे ही मिला था। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला खोजा गया नगर था वह हड़प्पा था। ठीक है, यहाँ से याद रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर कौन था, तो हड़प्पा था। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी 1921 में, किसके द्वारा, तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, फिर कहीं कहीं आपको सैंडव सभ्यता भी दिखने को मिलेंगे, तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम किन किन नामों से जानते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सैंडव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि सर सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो था वो क्या था। तो देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है तो इसके समय के संदर्भ में, इसके काल के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। क्या है, मतभेद है। तो आइए विद्वानों में कैसे मतभेद है, तो कुछ विद्वान इसका समय जो है वो 3250 से 1750 ईसा पूर्व मानते हैं, तो कुछ विद्वान आपको 2500 से 1750 ईसा पूर्व मानते हैं, तो कुछ विद्वान 2500 से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। क्या, तो यहाँ पर हमको यह देखना है कि जॉन मार्शल के अनुसार, क्योंकि जॉन मार्शल जो थे इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुई थी कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खोज की गई थी। तो जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वह है आपको 3250 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद कार्बन 14 विधि के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का समय है वो आपको 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आती है कि ये जो कार्बन 14 विधि है यह आखिरकार है क्या। तो देखिए, तो कार्बन 14 विधि से हम जीवाश्मों की आयु को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर कार्बन 14 पत्ती की खोज जो हुई थी वो कब हुई थी, तो यहाँ पे नोट कीजिएगा कि कार्बन 14 पत्ती की जो खोज हुई थी 1946 में हुई थी। कितना हुई थी, 1946 में। फिर यहाँ से दूसरा प्रश्न उठेगा कि कार्बन 14 पत्ती की खोज किसने किया था, तो कार्बन 14 पत्ती की जो खोज किया था वो आपको BF लीवी ने किया था। कौन किया था, BF लीवी ने कार्बन 14 पत्ती की खोज किया था। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रश्न उठेगा कि कार्बन 14 पद्धति के आधार पर हम किसी जीवाश्म की आयु को कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर हम किसी जीवाश्म की आयु का निर्धारण जो है वो हम इस प्रकार करते हैं कि जैसे कोई जीवित चीज है, उस जीवित चीज में क्या होता है कि कार्बन 14 और कार्बन 12 जो होते हैं वह समान अनुपात में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम मृत अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारे शरीर में से क्या होता है कि C14 का क्षय होने लगता है। देखिए क्या होने लगता है, C14 क्षय होने लगता है और C12 जो रहता है स्थिर रहता है। तो अंततः क्या होता है कि C14 और C12 के जो रेशियो होते हैं उस रेशियो के आधार पर किसी की जीवाश्म की आयु को क्या कर लिया जाता है, ज्ञात कर लिया जाता है। तो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर ही क्या है कि आपको हड़प्पा सभ्यता का जो मान्य समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसके अलावा आर्य मुल्लर के अनुसार भी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन का जो हमारे पास मात्र एक स्रोत है वो आपको पुरातात्विक वस्तुएं, कैसी वस्तुएं है, पुरातात्विक वस्तुएं। तो इसी के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है,
और इसके अलावा बीए स्मिथ के द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्य समय है वह आपको 2500 से लेकर कितना है, तो 1500 ईसा पूर्व कितना है, 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। इसके अलावा और भी विद्वान इसका जो समय है अलग अलग मानते हैं। क्या मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। तो यहाँ से जो ये डाउट है ये तो आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे हम देखते हैं कि आगे जो मेरा टॉपिक है वो क्या है। तो आगे इसकी विशेषता के बारे में जानना। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या है विशेषता में, एक नंबर में देखिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता। याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, एक नगरीय सभ्यता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल मिले या नगर मिले तो वहां से क्या है कि बहुत सारे पक्की ईंटों का प्रमाण मिला है, नली का प्रमाण मिला है, नला का प्रमाण मिला है, घरों में आपको पानी निकासी के लिए जो नाली होती है उस नालिया का प्रमाण मिला है। तो इस आधार से हम कह सकते हैं, या यहाँ की जो सड़कें होती थी वो पक्की सड़कें होती थी क्या। तो इस आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता को क्या है कि नगरीय सभ्यता कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपसे प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण थी, तो हम क्या कहेंगे, नगरीय थी। कैसी थी, नगरीय थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता को आपको ब्रॉन्ज एज में रखा जाता है, यानी कि कांस्य युग में रखा जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि सर जी इसको ब्रॉन्ज एज में क्यों रखा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहला खोजा गया जो धातु था वो क्या था, कॉपर था। क्या था, कॉपर था, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो कॉपर के साथ साथ क्या किए कि टीन का भी प्रयोग करने लगे। किसका प्रयोग करने लगे, टीन का भी प्रयोग करने लगे। क्या, तो कॉपर और टीन इन दो धातुओं के मिलने से एक जो नए मिश्र धातु तैयार होते हैं उसको हम लोग कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांसा, या इसी को ब्रॉन्ज बोला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि तांबा के साथ साथ लोग जो थे टीन का भी प्रयोग शुरू कर दिया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो यहाँ से ये डाउट भी मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गए होंगे। क्या, अब है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आप ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते थे। देखिए, तो इतिहास में जितने भी काल हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, 3 कालों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एक सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल, प्रागैतिहासिक काल। याद रखिएगा कौन सा काल, प्रागैतिहासिक काल। क्या, दूसरा जो है वह है आपको आधे ऐतिहासिक काल, इसको भी याद रखना है, आधे ऐतिहासिक काल। ठीक है, और तीसरा जो है वह है आपको ऐतिहासिक काल। क्या है, ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब मेरा यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहते थे। देखिए, तो यह मानव सभ्यता के विकास का वह काल था जिसका ना कोई लिखित विवरण उपलब्ध था। ठीक है, तो जब लिखित विवरण उपलब्ध ही नहीं था अर्थात हम अनुमान के आधार पर इस काल का अध्ययन करते हैं। क्या, तो ऐसे काल को क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल, यानी कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध न हो अर्थात अनुमानों के आधार पर जिस काल का अध्ययन किया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल। तो आधे ऐतिहासिक काल हम किसको कहते हैं, तो मानव सभ्यता के विकास का वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, तो उस काल को हम लोग क्या कहते हैं, आधे ऐतिहासिक काल। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस काल का हमारे पास कोई लिखित विवरण उपलब्ध लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन हमें पढ़ने में सफलता नहीं मिली, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है ऐतिहासिक काल। तो इस काल का लिखित विवरण भी उपलब्ध होता है हमारे पास और हमें पढ़ने में भी क्या है, सफलता मिली है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको किस काल के अंतर्गत रखते हैं, तो आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। दूसरी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक शांति प्रिय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, शांति प्रिय सभ्यता। याद रखिएगा, तो इसको शांति प्रिय सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो देखिए तो प्राचीन काल से ही क्या है, या बहुत सारे ऐसे सभ्यताएं हुई या बहुत सारे ऐसे जगह हुए या बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ पर क्या हुआ था कि आपको धार्मिक आधार पर कहिए तब, राजनीतिक आधार पर कहिए तब, या आपको आर्थिक आधार पर कहिए तब क्या हुआ करता था, युद्ध हुआ करता था, लोग आपस में लड़ते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे ऐसे स्थल है जिसकी खुदाई हुई और वहां से हमें कोई भी ऐसे अस्त्र शस्त्र जो है वह नहीं मिले, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो आपको एक व्यापार प्रधान सभ्यता भी था। रीजन यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, आज हम जिस प्रकार से व्यापारी है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी जो थे वह व्यापारी थे। इनका व्यापारिक संबंध जो था कई सारे क्या बोलते हैं कि जो मतलब सभ्यताएं थी उसके साथ ही, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध जो सबसे अच्छा था मेसोपोटामिया। इसके अलावा ये लोग ईरान से क्या या फारस से भी व्यापार करते थे। इसके अलावा और दूर दराज के क्षेत्रों तक भी इनका व्यापारिक क्षेत्र था, अर्थात ये लोग व्यापारी थे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता भी व्यापारी वर्ग के ही लोग थे। क्या, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह एक विशेष सभ्यता थी। तो इसको विशेष सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पर कि एक चीज देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं
क्या कि यह जो है, मानिए कि यह सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ गौर कीजिएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से इस तरफ जो था वह आपको क्या था कि एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, फिर आगे अफ्रीका में आपको क्या था कि नील नदी की सभ्यता अर्थात मिस्र की सभ्यता थी, ठीक है। तो ये जो नील नदी की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता है या मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो देखिए मेसोपोटामिया और मिस्र की जो सभ्यता है, इससे क्या था कि कई गुना जो हमारा बड़ा सभ्यता था वो कौन था, सिंधु घाटी सभ्यता। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, एक विस्तृत सभ्यता कहा जाता है। क्या, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तृत सभ्यता में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह अपने आरंभिक जो सभ्यता थी इसके या इसके जो समकालीन सभ्यता थी उससे यह कई गुना क्या था, बड़ा था, ठीक है। फिर है यहाँ से इसके उद्भव या निर्माता के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त करना। तो देखिए, तो उद्भव के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके जो निर्माता थे वो आपको सुमेरियन थे। क्या थे, सुमेरियन, ऐसा कुछ विद्वानों को मानना है। अब हम कहेंगे कि सर सुमेरियन क्या होता है, तो अभी आपको हम बताए हैं कि ये जो है क्या है कि आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता है और मेसोपोटामिया के सभ्यता के अंतर्गत ही एक क्या था कि सुमेरियन सभ्यता थी, ठीक है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये सुमेरियन लोग ही जो थे वह भारत में जाकर क्या किया था कि आपको एक नई सभ्यता का विकास किया था, वहीं बाद में चलकर क्या हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ऐसे विद्वानों में जैसे आपको जी गार्डन हो गया, मार्शल हो गया, डी कौशाम्बी हो गया, ऐसे विद्वान का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो सुमेरियन थे। फिर आपको आर्यन व्हीलर है, उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वह द्रविड़ थे। कौन थे, द्रविड़ थे। तो देखिए, तो सबसे ज्यादा मान्य भी जो है वो आपको द्रविड़ ही है। कौन है, द्रविड़ ही है। अब हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा मान्य द्रविड़ क्यों है, क्योंकि अधिकांश विद्वान इसको द्रविड़ ही मानते हैं। और जब तक आपके प्रश्न में किसी व्यक्ति विशेष का नाम लगाकर न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, जब तक हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, द्रविड़ हो जाएगा। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो वो आपको द्रविड़ थे। कौन थे, द्रविड़ थे। आइए, कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह व्यापारी वर्ग के लोग थे। जैसे श्री राम प्रसाद चंद्रा नामक जो विद्वान थे, इतिहासकार थे, उन्होंने क्या किया था कि लोगों को बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो व्यापारी वर्ग के लोग थे। कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे मंगोल थे, आग्नेय थे या एल्पाइन थे। जैसे डॉक्टर गुहा नामक जो विद्वान थे या इतिहासकार थे उनके अनुसार, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जैसे खोज के संदर्भ में जाने, नामकरण के संदर्भ में जाने, विशेषता के संदर्भ में जाने, उद्भव के संदर्भ में जाने, और अब जो मेरा एक टॉपिक है वह है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में। किसके संबंध में, विस्तार के संबंध में। तो बच्चों ये जो विस्तार के संबंध में जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे वो हम कल प्राप्त करेंगे। जब तक आप लोगों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।